देखिए ना, अभी मौसम खुला हुआ है, धूप भी अच्छी पड़ रही है और भैया इस बार बारिश काफी अच्छी रही। क्यों राजेश भैया? बिल्कुल प्रतिभा बहन, बारिश ना केवल अच्छी रही है, कई जगह तो ऐसा है कि जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। हम तो भाई किसान भाइयों बहनों से यही कहेंगे कि मौसम खुलने पर ही खेतों में कीटनाशक या फिर फफूंदनाशक दवाओं का उपयोग करें, क्योंकि बारिश के रहते में अगर हम ये दवाएं डालते हैं तो उसका कोई असर नहीं होता, बह जाती है पानी से ना? और साथ ही हम किसान भाइयों से ये भी कहेंगे प्रतिभा बहन कि भाई जल निकासी की व्यवस्था जरूर कर लें। अभी धूप भी है, जैसे कई जगहों पर अभी पानी 1-2 दिन से नहीं आ रहा है, तो अपनी व्यवस्था बना के रखें कि भैया जैसे जल भराव की स्थिति खेतों में ना बने। और ये बताओ प्रतिभा बहन कि साथ ही साथ आज की किसान वाणी में हम किस विषय पर बात कर रहे हैं? बिल्कुल राजेश भैया, जैविक खेती हमारे वर्तमान और खेती को साथ साथ हमारे भविष्य की भी जरूरत है। बिल्कुल। तो आज हम इसी से जुड़ा विषय लेकर आए हैं अपने किसान भाइयों बहनों के लिए, जैविक बायोचार बनाने की उन्नत विधियां और कृषि में इसकी उपयोगिता। साथ ही आपको बता दें, ग्राम बीजागोरा, तहसील परासिया के अनुभवी प्रगतिशील किसान फूल सिंह सूर्यवंशी से उनके खेतीबाड़ी के अनुभवों को हम जानेंगे और आपको सुनवाएंगे उनके अनुभव। और आज के मेहमान क्रम में यही हमने लिया है, और साथ ही आज की बात से जुड़े सवाल भी आपसे पूछेंगे और बीच में आपको हम कार्यक्रम के बीच में इसका जवाब भी बताएंगे। और लोकरंजनी क्रम भी तो है आज? बिल्कुल, लोकरंजनी क्रम भी होगा। हमारे किसान भाइयों बहनों के मनपसंद गीत और भजन उन तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं आज की किसान वाणी। तो किसान भाइयों बहनों, आज की बात हम करेंगे जैविक बायोचार बनाने की उन्नत विधियां और कृषि में इसकी उपयोगिता विषय पर। तो चलिए सबसे पहले हम किसान भाइयों आपको बताते हैं कि आखिर बायोचार क्या है। और बायोचार बता दें भैया, ये एक सूक्ष्म कार्बन युक्त भुरभुरा ठोस पदार्थ है। और किसान भाई इसे तैयार करने के लिए कृषि और वन अवशेषों जैसे कि लकड़ी, घास, पत्ते वगैरह को कम तापमान, जिसमें लगभग 500 से 600 डिग्री सेल्सियस में ऑक्सीजन की सीमित मात्रा या फिर ऑक्सीजन के बिना जलाया जाता है। इस प्रक्रिया को आंशिक अवयवी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, देखा जाए तो राजेश भैया, बायोचार का संबंध जैविक खाद से है। इस पे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जस्ता, कैल्शियम, पोटाश, सल्फर, तांबा जैसे तत्वों का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग कई दशकों से मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ाने और सुधारने में हम करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि इससे हमारी जो जैविक खेती को बढ़ावा भी मिलता है और उसमें जो जीवांश की उपलब्धता हो जाती है। बिल्कुल भैया। प्रतिभा बहन, आधुनिक कृषि प्रणाली में इसका उपयोग मिट्टी की उर्वरकता क्षमता जो है, उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही प्रतिभा बहन, कृषि अवशेषों से बने होने के कारण जैविक बायोचार एक बहुउपयोगी कार्बन युक्त पदार्थ है, जिसे पारंपरिक और आधुनिक विधियों के द्वारा बनाया जाता है। बिल्कुल, तो चलिए सबसे पहले आपको बायोचार बनाने की पारंपरिक विधि के बारे में बताते हैं। भैया, इस विधि से चारकोल बनाने के लिए लकड़ी के लट्ठों से पिरामिड की तरह ढेर तैयार किया जाता है। ढेर को जलाने के बाद निकले धुएं को लोहे की नली की सहायता से बाहर निकाला जाता है। जब धुआं पूरा निकल जाता है और निकलना बंद हो जाए तो ढेर को पराली या फिर कृषि अवशेषों और गीली मिट्टी से बने पोस्ट की एक परत से ढक देते हैं। और इस विधि से चारकोल बनाने में 3 से 4 दिनों का समय लगता है प्रतिभा बहन। लेकिन ये विधि बहुत ही आसान और सस्ती है। इसके अलावा बायोचार बनाने की कुछ आधुनिक विधियां भी प्रचलित हैं, जो कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकसित की गई हैं। इसमें लोहे से बना बेलनाकार ड्रम होता है, जिसकी क्षमता लगभग 200 लीटर की होती है। इसमें बायोमास अवशेषों को डालने के लिए ड्रम के ऊपरी हिस्से के बीच में 16 बाई 16 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार गेट होता है। बिल्कुल, हाँ। और ड्रम की दूसरी तरफ यानी नीचे की ओर भैया 4 सेंटीमीटर गोलाकार के कुल 36 छेद बनाए जाते हैं, जो हवा के एक समान संचालन में मदद करते हैं। बायोमास से भरे ड्रम को 10 से 15 मिनट के लिए जलते चूल्हे पर रखा जाता है। पहले सफ़ेद और फिर काला धुआं निकलने के बाद ड्रम को चूल्हे से उतारकर उसका ढक्कन बंद करके गीली मिट्टी से अच्छी तरह बंद कर देते हैं। और जब ड्रम 3 से 4 घंटे में ठंडा हो जाता है, तब बायोचार को बाहर निकालकर छलनी से छान लेते हैं। प्रतिभा बहन, इस विधि के अलावा एक और विधि है जिसमें हम निरंतर बायोचार उत्पादन की इकाई जिसे कहते हैं। ये इकाई 300 किलोग्राम प्रति घंटा लकड़ी के बायोमास को बायोचार में बदलने में सक्षम है। बायोमास को सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़े करके रिवॉल्टर में इसे डाला जाता है, रिएक्टर में डालते हैं, जहां सीमित ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगभग 30 मिनट के लिए 300 से 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको जलाया जाता है। बिल्कुल। और फिर भैया, हवा खींचने वाले पंप की मदद से हवा और गैसों को रिएक्टर में से खींचा जाता है, जो उत्पादन की दरों को नियंत्रित करता है।
फिर बायोचार में बने अवशेषों को द्वितीयक रिएक्टर में ये अलग किया जाता है। भैया इस तरह बने बायोचार का उपयोग बुआई से पहले खेत जुताई के समय 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर और खड़ी फसल में इसका छिड़काव किया जाता है। प्रतिभा बहन, इसे एक साथ ज़्यादा मात्रा में या कई बार कम मात्रा में भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। खाद की कुछ मात्रा को कम करके उसकी जगह बायोचार की कुछ भाग का उपयोग करने से भी पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बायोचार को खेत में डालने के कई और तरीके हैं जिससे खेत में इन्हें छिड़क कर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। या फिर रजनीश भैया, बायोचार का उपयोग आयताकार पट्टियों में बने खेत में भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा पंक्ति में लगे फसल के जड़ के पास बायोचार को डाल देते हैं। इस विधि को स्थान वितरण विधि कहते हैं। वहीं बायोचार का कृषि क्षेत्र में उपयोगिता की बात करें तो भैया बायोचार के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता क्षमता जैसे मिट्टी की नमी को बनाए रखते हैं और साथ ही मिट्टी के घनत्व को कम करने, मिट्टी और भौतिक की जो रासायनिक और जैविक गुणों को बढ़ाने में सहायक है। इसके अलावा बायोचार मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी है। बिल्कुल, क्योंकि भैया इसकी छिद्रयुक्त अंदर की संरचना सूक्ष्म जीवों के आवास स्थान और प्रजनन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा किसान भाइयों बहन, बायोचार मिट्टी की बनावट, सांद्रता, कण आयात, आकार वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। बायोचार के प्रयोग से मिट्टी की अम्लता किसान भाइयों कम होती है, साथ ही मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को दूर करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, बायोचार मिट्टी के कणों से बंधे होने के कारण 100 से 1000 वर्ष तक मिट्टी में मौजूद रह सकता है, जो मिट्टी की ज़्यादा उर्वरता को दिखाता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है किसान भाइयों बहनों कि बायोचार मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ बना सकता है। तो भैया अभी हमने बात की जैविक बायोचार बनाने की उन्नत विधियों और कृषि में इसकी उपयोगिता पर, और चलिए अब सुनते हैं कुछ संदेश। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं, और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि हम आज की बात से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछेंगे। तो इसका सवाल ये है आज की बात से जुड़ा हुआ कि जैविक बायोचार बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और हमारा दूसरा सवाल है कि बायोचार क्या है। और किसान भाइयों, इसके जवाब आपको हम इसी कार्यक्रम में देंगे। हाँ रजनीश भैया, जवाब हम देंगे, उसके पहले हम सुन लेते हैं ये संदेश। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 मिशन की अद्वितीय सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है, जैसे कि क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग, बाढ़ और सूखा मूल्यांकन इत्यादि। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म
कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। कृषि डीएसएस एक अनूठा जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से व्यापक डेटा मिलता है, जैसे कि सैटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों की भंडारण स्थिति, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी, जिसे किसी भी समय और कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि डीएसएस में व्यापक कृषि प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कई एडवांस्ड मॉड्यूल्स शामिल हैं। खेतों के विशाल विस्तार से लेकर मिट्टी के सबसे छोटे कण तक कृषि डीएसएस में सब कुछ कवर किया गया है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ हम ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सी फसल उग रही है। ये विभिन्न वर्षों में पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस को समझने में सहायक होगी और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देगी। ड्राउट मॉनिटरिंग से सूखे की स्थिति को पहले से जानने में मदद मिलेगी। ये मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की स्थिति, सूखे की अवधि आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी। वहीं क्रॉप वेदर वॉच से पता चलेगा कि मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ये फसल की कटाई की स्थिति, फसल अवशेषों को जलाने की स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन की मदद से सटीक फील्ड पार्सल यूनिट्स बनाएगी, जो प्रत्येक पार्सल की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगी। पिक्टोरियल एनालिटिक्स के साथ बस एक तस्वीर के माध्यम से कृषि डीएसएस फसल की पहचान कर लेगा। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको व्यापक सॉइल डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का पीएच, मिट्टी की सेहत आदि। सॉइल डेटा फसलों की उपयुक्तता और भूमि की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा, साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण उपायों को लागू करने में भी सहायक होगा। कृषि डीएसएस का ग्राउंड ट्रूथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रूथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगा। फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस और कई अन्य पहलुओं तक कृषि डीएसएस एक समग्र समाधान पेश करेगा, जो हमारे किसानों को सशक्त बनाने, हमारी नीतियों का प्रसार करने और हमारे देश के हित में होगा। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस पर उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करके किसान केंद्रित कई समाधान का, जैसे कि किसानों को उचित व्यक्तिगत सलाह और प्रारंभिक आपदा चेतावनी, जैसे कि पेस्ट अटैक, भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषि डीएसएस सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, बल्कि कृषि में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। आइए हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत, स्थायी और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाएं। कृषि डीएसएस सशक्त कृषि की ओर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों बहनों, अभी आपने ये संदेश सुना और चलिए अब हम जुड़ रहे हैं आज के मेहमान क्रम से। ग्राम बीजागोरा, तहसील परासिया के अनुभवी और प्रगतिशील कृषक फूल सिंह सूर्यवंशी से उनके खेतीबाड़ी के अनुभव पर चलिए सुनते हैं रजनीश शर्मा की बातचीत। किसान भाइयों, आज की किसानवाणी में हम चर्चा करने जा रहे हैं परासिया तहसील के ग्राम बीजागोरा के अनुभवी और प्रगतिशील किसान फूल सिंह सूर्यवंशी जी से। चलिए इनसे हम इनकी खेतीबाड़ी के अनुभवों पर बातचीत करते हैं। फूल सिंह जी, स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से आपको हमारी राम राम। राम राम जी, राम राम। फूल सिंह जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी ज़मीन कितनी है, कितना रकबा है आपका? मेरे पास में खेती है 30 एकड़ ज़मीन है। तो अभी आप अपनी खेती से किन किन फसलों का उत्पादन ले रहे हैं? 30 एकड़ ज़मीन में मैंने 10 एकड़ में सोयाबीन बोया हूँ, 10 एकड़ में मक्का बोया हूँ, 10 एकड़ सब्जी के लिए छुट्टी है, जिसमें अभी टमाटर लग गया है 1 एकड़ में। आलू की तैयारी चल रही है, मुझे लहसुन भी लगानी है, पत्ता गोभी का रोपा लगा हुआ है। इतनी सारी फसलें आप ले रहे हैं फूल सिंह जी, जी। कैसे इनका प्रबंधन करते हैं, कैसे इनकी देखरेख करते हैं? आपके साथ कौन और आपके काम में हाथ बटाते हैं? मेरे साथ तो मैं फिलहाल अकेला लेबर मजदूर के माध्यम से ये काम चल जाता है। आजकल मशीनरी हो गई है, सीडल से मक्का की बोनी हो जाती है, सीडल से सोयाबीन की बोनी हो जाती है, मशीन के द्वारा पंप दवाई स्प्रे हो जाता है। ज़्यादा मेहनत तो नहीं लग रही है, आसान लग रहा है अपने को कृषि कार्य में। यानी यंत्रीकरण का आप भरपूर लाभ ले रहे हैं अपनी खेती में। फूल सिंह जी, ये बताइए, जैसे अभी आपने बताया कि 1 एकड़ में आपने टमाटर लगाया है, तो
ये टमाटर आपने कब लगाया था और कैसे इसे लगाने के लिए आपने ज़मीन की तैयारी की थी, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, टमाटर के लिए तो गर्मी में पूरी जुताई बकराई कंप्लीट करके बेड बना ड्रिप लगा के मल्चिंग लगा के तैयार रखा और इसको जुलाई में रोपण लगा दिया। टमाटर का मल्चिंग लगी हुई है, नंबर 1 फसल लगी है टमाटर की। अच्छा, ये टमाटर हो गया। अभी अब रोपा बंदी का रोपा लगना है, वो भी तैयारी हो गई ज़मीन की। 4 एकड़ तभी आलू के लिए तैयार कर रहा हूँ, बिल्कुल रेडी है। आलू लगानी है 302, या फिर कोई चिप्स वैरायटी मिल जाए कोई कंपनी वाला तो चिप्स की वैरायटी मिलेगी तो वो लगाना है। यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे हम कहते हैं। जी जी जी, कॉन्ट्रैक्ट वाला लगा देना, वो ज़्यादा फायदा मिल रहेगा। मतलब पहले से ही गारंटेड रहेगा। हाँ जी, बुकिंग है, बुकिंग हो जाती है इसकी। तो कब से कर रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सूर्यवंशी जी? तो 20 साल से जी। अच्छा, पहले से कर रहे हैं। हाँ, पहले से कुछ आधा आधा करते, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाला है और ये तो मेरे पुरातन से लगा रहा है आलू, मेरे बुजुर्गों से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कुछ बताइए, क्या फ़ायदा होता है इससे? इसमें ऐसा है कि गारंटेड तो है कि अभी मतलब 20 रुपये बिक जाए, 25 रुपये बिक जाएगा, रेट की गारंटी रहती है इसमें, इसलिए इसको ज़्यादा लगाने का रुझान। कल ही मेरी बात हुई है LR लगाना, वो अच्छा चिप्स वैरायटी है, उत्पादन अच्छा मिलेगा बोले निजी कंपनी से, और सितंबर में लगा देना, 15 सितंबर से वो ऐसा। मैंने ठीक है, मैंने बोला तैयार रखता हूँ बिल्कुल जी। आप अपनी खेती में किस तरह की खाद या उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं? देखो, खेती के लिए तो मेरे पास में जानवर है, गोबर खाद पर्याप्त हो जाती है। 3 भैंस है, 3-4 बछड़े है, गाय है, 10 ट्राली तो मेरी घर की 10 से 15 ट्राली खाद की खाद निकलती है, और खरीदी करके गोबर खाद अधिकांश उपयोग करता हूँ मैं, प्लस फर्टिलाइज़र भी डालता हूँ, प्लस जैविक, ये तीनों करके अच्छा उत्पादन मिलता है। मैं तो मक्का तो 25 से 27 कुंटल प्रति एकड़ ले चुका हूँ। अच्छा जी, मक्का 27 कुंटल प्रति एकड़ 14 एकड़ में लगाया था तो उत्पादन ले लिया। मौसम अच्छा था, टॉप सीजन, बारिश अच्छी हुई, समय समय पर पूरी कवर हो गई, निंदाई गुड़ाई, टॉप उत्पादन मिला। सोयाबीन पिछले साल 6 एकड़ में डाला था, 60 कुंटल लिया सोयाबीन का उत्पादन। फसल तो अच्छी होती है, अभी भी अच्छा पर्याप्त मक्का सोयाबीन टॉप फसल लगी है, उम्मीद है कि टॉप हो जाएगी। इतना अच्छा आप उत्पादन लेते हैं तो किन खास बातों का ध्यान रखते हैं अपनी खेती में, जो आप अपने अनुभवों से हमारे किसान भाइयों से कहना चाहेंगे? किसानी में तो पूरा समय पर ध्यान देना पड़ता भैया। मेरे को 6 बजे से तो खेत, 12 बजे घर आता हूँ, फिर शाम 6 बजे तक खेत में रहना, पूरी व्यवस्था देखना, इससे सब लाभ मिलेगा, नहीं तो लापरवाही हुई तो सब बेकार हो जाता काम। मैंने अभी टाका बनवाया केचुआ खाद की, केचुआ खाद उत्पादन हो जाता है, उसके पौधे में, उसके बेट में डलवाता हूँ केचुआ खाद, पूरी लाइन से डलवा देता हूँ, उसके बाद पौधा लगाता हूँ तो उसमें ज़्यादा पावरफुल झाड़ बनता है। और अभी एडवांस में है मेरे पास, अभी कम से कम नहीं तो 2-3 ट्राली गोबर की खाद, केचुआ खाद बनी हुई रखी। आगे जो फसल आएगी उसमें लगाना है, गोभी में बोई डालना है, मिर्च में डलती है। क्या लाभ मिलता है जब आप जैविक खादों का या जैविक उत्पादों का इस्तेमाल अपनी खेती में करते हैं? जैविक उत्पादन खाद डालने में अच्छा उत्पादन मिलता है, और फसल लगाते जाओ तो अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक उत्पादन मिल रहा है। इसमें बीमारियां भी नहीं लगती, और प्राय अपन स्वयं भी उसका उपयोग करते हैं, जैविक खाद वाली सब्जियों का उपयोग करते हैं। अभी मैंने तो थोड़ा सा मक्का भी लगा के देखा हूँ बगैर फर्टिलाइज़र का, जैविक खाद के मध्य पैदा उत्पादन होना चाहिए करके। आने वाले समय में गेहूँ भी बोना 1-आध एकड़ में, जैविक खाद से ही गेहूँ बो के और उत्पादन करके घर में खाने लायक करना है। देखता हूँ ट्राई करके। जैविक खाद डालने में अधिक से अधिक उत्पादन होता है, और अपने को अपने ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, अपनी कमाई ज़्यादा होती है, इनकम ज़्यादा होती है, इससे लागत। दूसरी फर्टिलाइज़र तो बहुत तेज़ है, महंगी है, इसलिए इसका उपयोग करता हूँ मैं अधिकांश। गौमूत्र का भी उपयोग किया हूँ मैंने, टमाटर में स्प्रे किया हूँ गौमूत्र से प्राय। देखता हूँ इसके आगे क्या है, उसका रिजल्ट मिलता है। अच्छा फूल सिंह जी, जो किसान भाई आपको किसानवाणी कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं, उन्हें आप अपने अनुभवों से क्या कहना चाहेंगे खेतीबाड़ी को लेकर? और मैं तो जहाँ तक प्राय कोशिश करता हूँ कि सभी किसानों से मेरा अनुरोध है कि जैविक खाद के ही माध्यम से अधिक उत्पादन लें, और जिसमें अच्छा रहेगा। अच्छा, विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि पशु पालें। हर किसानों से मेरा रिक्वेस्ट है, 1-2 गाय जरूर पालें हर किसान। यदि किसान के घर यदि किसानी कर रहे हैं तो गाय बिल्कुल 100% जरूरी है। ये मेरी बात के ऊपर ध्यान दे तो बहुत अति सुंदर। पशुधन कितना आपके पास? मेरे पास है अभी 3-2-5 गाय बछड़े, और ये भैंस लेके तो 7-8 जानवर जो है गाय भैंस है। दूध का उत्पादन भी अच्छा मिलता है? दूध उत्पादन होता है मेरे अभी 12 लीटर 15 लीटर डेयरी में जा रहा है दूध। 40 रुपये लीटर डेयरी में दूध आ रहा है, इसका फेड बनता है जी। 12 लीटर 15 लीटर दूध होता है अभी जी जी। और मतलब इनका लाभ भी आपको? लाभ, हाँ, दूध का लाभ तो पर्याप्त है, बिल्कुल। दूध और गोबर की खाद अतिरिक्त लाभ मिलता है जी जी। फूल सिंह जी, आपने हमसे इतनी अच्छी और उपयोगी बातचीत की, अपनी खेतीबाड़ी के अनुभवों पर आपने हमसे चर्चा की, तो इतनी अच्छी और उपयोगी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम जी भैया, सभी को राम राम जी।
किसान भाइयों बहनों, अभी आपने ग्राम बीजागोरा तहसील परासिया के अनुभवी और प्रगतिशील किसान फूल सिंह सूर्यवंशी से उनके खेतीबाड़ी के अनुभव पर बातचीत सुनी। और चलिए सुनते हैं अब ये संदेश। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं
प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ 100% अन्नदाताओं तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कई जिलों के हर गांव में चलाई जा रही है पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव, ताकि कोई जरूरतमंद किसान इस योजना का लाभ लेने से छूट न जाए। इस ड्राइव में हर गांव में जिन किसानों के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं, वहां पटवारी, थलथी, रेवेन्यू ऑफिसर और कृषि विभाग के अधिकारी इस ड्राइव का होंगे हिस्सा। किसान को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सभी गतिविधियां पूरी तरह से पेपरलेस यानी कागज रहित होंगी। इस ड्राइव में मोबाइल ऐप बड़ी मददगार बन रही है। इस ड्राइव को 2 आसान ऐप से पूरा किया जा सकता है। इन ऐप्स के इस्तेमाल में हर किसान को 2 से 3 मिनट का समय लगता है। जिस गांव में पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव चलाई जा रही है, वहां कैंप में आए किसानों की भूमि के सत्यापन के लिए पहला ऐप है फार्मर फील्ड वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप, जिसे पटवारी डाउनलोड और ऑपरेट कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद सबसे पहले भाषा का चयन करना है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड पर किसानों के लैंड रिकॉर्ड्स हैं। जिन किसानों को इस ड्राइव का हिस्सा होने के लिए बुलाया जाता है, उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और उनके आधार की स्कैनिंग होती है। लॉगिन के बाद किसान का फोन नंबर और उनका आधार विवरण मोबाइल ऐप पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बार जब किसान और उनकी भूमि का अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया जाएगा, तो उससे प्राप्त डेटा संबंधित किसान की सहमति के बाद पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव के अगले स्टेप यानी फार्मर कंसेंट कलेक्शन के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रक्रिया को फार्मर कंसेंट कलेक्शन मोबाइल ऐप संभव बनाएगा। इस ऐप को कृषि विभाग के प्रतिनिधियों के द्वारा डाउनलोड और ऑपरेट किया जाएगा। फार्मर कंसेंट कलेक्टर मोबाइल ऐप में राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। ये ऐप सिर्फ इंटरनेट के साथ यानी ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। कंसेंट कलेक्शन के 2 स्टेप होंगे, आधार इनेबल्ड ई साइन और आधार इनेबल्ड ई KYC। ई साइन के लिए किसानों को किसी भी कागज की जरूरत नहीं है। इसे वो इलेक्ट्रॉनिकली आधार नंबर डालकर कर सकते हैं। इसके बाद ऐप पर किसानों की सारी डिटेल्स जैसे आधार नंबर, किसान का नाम, कंसेंट स्टेटस, गांव का नाम और खाता नंबर आता है। अगले स्टेप के लिए सीक कंसेंट पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक कंसेंट फॉर्म आता है, जिसका उद्देश्य है किसानों से सहमति लेना और पीएम किसान से जुड़े किसानों का डेटा जैसे कि आधार और ई KYC को केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक जगह करना। फॉर्म में लिखे विषय को अधिकारी द्वारा किसानों को सुनाया और समझाया जाता है। इसके बाद ई साइन की प्रक्रिया होती है, जहां कंसेंट इलेक्ट्रॉनिक साइन से किया जा सकता है, जिसकी वजह से अब पेपर और उस पर साइन की जरूरत नहीं होती। उसके बाद ओके क्लिक करना है। फेस ऑथेंटिकेशन के समय किसानों के चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐप पर OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद बारी आएगी ई KYC की। किसान का नाम, पता और दिए गए फोटो में किसी भी तरह के बदलाव को पीएम किसान और फार्मर रजिस्ट्री में अपडेट किया जा सके, इसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन होता है। OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बाद नियम किसानों को पढ़कर समझाए जाएंगे। उसके बाद ओके क्लिक करना है। पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव की ये प्रारंभिक प्रक्रिया उन किसानों के घरों में नई उम्मीदों के बीज बोएगी,
जो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आइए फिर इस पहल का हिस्सा बने और धरती पर बोएं खुशहाली के बीज। और इसी के साथ मैं प्रतिभा और मैं रजनीश कहते हैं राम राम, राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।